अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम ये दिन है, समाते हैं, नाअहली की तलवार किस किस पर लटक रही है, कौन कौन इसका शिकार 62-63 का वार का शिकार हो सकता है। पनामा के बाद इकामा, ये एक नया मामला शुरू हो चुका है। यानी जो अहम कंटेस्टेंट हम कह सकते हैं वज़रा की पोस्ट के लिए थे, यानी वज़ीर आज़म की पोस्ट के लिए अहम वज़रा जो थे, आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम न सिर्फ सिंध काबीना के कुछ लोगों के बल्कि वफाकी काबीना के लोगों के स्टार्ट आना शुरू, इकामा उनके आना शुरू हो गए। एहसन इकबाल वॉज द लेटेस्ट एग्जाम्पल। उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का इकामा सामने आया। पनामा के बाद इकामा और किस किस के नाम मजीद आने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मुल्क की सियासत क्या करवट लेने वाली है, ये मुस्तकबिल का मंजरनामा किस तरफ इशारा कर रहा है। हमने 2 या 3 दिन शदीद इस्तराब या आप कहें कि कैफियत ऐसी देखी जहां पर पेट्रोल की किल्लत इस मुल्क में नजर आई। उस हवाले से हुकूमत का निज़ाम या भी निज़ाम हुकूमत क्या मफलूज नजर आया, हम ये भी सवाल है। और बड़ी अहम शख्सियत आज प्रोग्राम में साथ मौजूद है, यानी इस मौजूदा हालात और मौजूदा जिस पर हम बात कर रहे हैं इस लिहाज से इनसे बेहतर बात इस पर कोई ना कर सके, क्योंकि मुस्तकबिल की बात भी और हाल की बात भी। जनाब शेख रशीद अहमद साहब, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शेख साहब अस्सलाम। जी शेख साहब, आपसे पहले सर यही स्टार्ट प्रोग्राम करते हुए, ये जो इकामा का सर अब मसला शुरू हो गया है, अब ये जो नया मामला इकामा का सामने आया है सर, इसके बाद आपको क्या नहीं और नाम है इसमें जो आएंगे, क्या होगा, आपको क्या लगता है सर आगे क्या होगा? मेरे ख्याल में तो जी ये सारे इस अमाम में जितनी बेइज्जती हो रही है, बेशर्म लोग हैं हम। मैं हम का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं भी उसी पार्लियामेंट का मेंबर हूँ जहाँ लोगों ने अपने डुअल पासपोर्ट छुपाए हुए हैं, जहाँ डुअल नेशनल कार्ड आईडी कार्ड छुपाए हुए हैं। जो पकड़ा जाता है वो नायल हो जाता है। और ये 2 वज़ीर जो हैं अपने आप को पीएम का कैंडिडेट बनाए बैठे हैं, दोनों का कामा निकल आया है। सो ये सारी बातें क्या ज़ाहिर करती हैं कि हमें अपने वतन पर यकीन नहीं है, हमें मुल्क की सालमियत पे यकीन नहीं है। और एक डिफेंस मिनिस्टर जो कि तीनों फौजों का सुप्रीम कमांडर है, जिसके नतीजे नीचे हैं सारे आर्मी जी। उसकी देखें क्या उसका चाल चलन, उसकी गुफ्तगू, उसका लहजा, उसकी रंगबाजी देखें हैं जी, कि अपना हाल ये इन्होंने सब ने बाहर में जाके कामे लगाए हैं इलेक्शन कमीशन में। मैं नहीं समझता कि ये कामे जो हैं पहले लगे हों तो इनका जीना मुश्किल हो जाता इलेक्शन कैंपेन में। मैं जी। ये गैर कानूनी इस हफ्ते में इसके बाद हो क्या सकता है, इसकी इम्प्लीकेशन शेख रशीद साहब क्या है इन सब के लिए जिनके कामे सामने आए हैं? अगर इन्होंने 2004 या 6 में काम किया है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई सेल्स कंसल्टेंट है, कोई मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, तो इसकी इम्प्लीकेशंस इनके सियासी कैरियर पर क्या है जिनके कामे सामने आ रहे हैं? शेख रशीद साहब देखिए, 2 बातें हैं जी। सादिक और अमीन होना एक ग्लोबल रिक्वायरमेंट है। अल्लाह की वादनीयत ऊपर है और हम उसके नुमाइंदे हैं, अवाम के मुंतखब करते हैं। अगर हम लंदन में झूठे हैं और पाकिस्तान में सच्चे हैं, और पाकिस्तान में सच्चे हैं तो दुबई में झूठे हैं, दुबई में झूठे हैं तो सऊदी अरब में सच्चे हैं, तो बेसिकली हम झूठे हैं, हम सादिक और अमीन नहीं हैं। और ज़िद पे अड़े हुए हैं ये बेशर्म लोग हैं। और मुझे डर है कि जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, ये कहीं सूरत हाल को इतना ख़राब ना कर दें कि किसी से संभाली ना जा सके और सारा सिस्टम जो है एक नए मसले से दो चार हो जाए। और मानते ही नहीं हैं, कहते हैं जनाब अली ये तो ब्रिटिश वर्जन के तस्दीक शुदा कागज़ भी नहीं मानते, अटार्नी जनरल यूके के कागज़ नहीं मान रहे जी। और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और क्योंकि मैं चोर हूं इसलिए कह रहे हैं जी इमरान खान चोर है। बाबा वो तो पैसे लेके आया है, आप तो लेकर गए। जो मुल्क में लेके आए और मुल्क से लूट कर लेके जाए, दोनों का केस डिफरेंट है। और एक ऐसे आदमी से करवा रहे हैं जिस पे मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम है, उसका 500-500 kg के एफिडीन्स हैं 2 उसके पास, जो उसने नहीं बनाई और स्मगल की हैं, और वो इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं शायद हो सकता है गलत ना हो, इसी जुमे को आ जाए फैसला, वरना सोमवार मंगल को मैं नवाज शरीफ को नाहल होता देख रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। और मैं नहीं देख रहा कि ही कैन कंटिन्यू एज ए प्राइम मिनिस्टर नाउ इन पाकिस्तान। ये तो आपने बड़ी अहम बात बोली, लेकिन शेख साहब ये मुझे बताएं, क्योंकि 7 दिन
7 दिन। देखिए शेख साहब, ये मुझे बताएं, अहम बात ये है कि इस वक्त हमने ये सुना कि आज भी चौधरी निसार साहब को बनाने की कोशिशें हुई हैं। कुछ खबरें ये भी थी बास के शायद वो इस बात पर अब मुत्तफिक हो गए कि वो ओहदे से अलग नहीं होंगे, क्योंकि उनके किसी जूनियर को मिनिस्टर नहीं बनाया, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा। अब उनके जूनियर हैं या जो उनसे जिनकी अच्छी बातचीत नहीं है उनको नहीं बनाया जाएगा, ये एश्योरेंस दी गई है उनको अहम लोगों की तरफ से। तो चौधरी निसार मान गए शेख रशीद साहब आपकी नजर में? मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं? अच्छा, मुझे नहीं मान, अब ये इशू नहीं है। अच्छा, मैंने चौधरी निसार के बिनोई के जरिए उसको पैगाम भेजाया कि यू आर ए नो मोर इशू नाउ, नवाज शरीफ इज ए इशू। और नाअहल होने के बाद अगर आप खामोश तमाशाई बने रहते हैं और इस करप्शन और लूट मार में खामोश रहते हैं तो आपने कोई कमाल नहीं किया हुआ, फिर आपने नौकरी पक्की की है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आपको बाहर, मेरा नहीं ख्याल, अब मैं समझता हूँ कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना करे, रिज़ाइन दे ना दे, कोई मैटर नहीं करता। अब नवाज शरीफ का रिज़ाइन मैटर करता है। वज़ीर दाखिला जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हुआ तो वज़ीर दाखिला ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में तो रिजाइन देने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में जब नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान कल कहते हैं कि 3 नाम ज़ेरे गौर हैं, उन 3 नामों में पहला नाम नवाज शरीफ, दूसरा नाम नवाज शरीफ और तीसरा नाम भी नवाज शरीफ है। अब वो यकीनी तौर पर या तो कौम को गुमराह कर रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे, या फिर वो वर्स्ट केस की प्लानिंग ही नहीं कर रहे। तो क्या आपको लगता है सर, ये तो कोई दूसरा नाम दे ही नहीं रहे आगे से, ये तो तीनों नाम नवाज शरीफ दे रहे हैं, इसका मतलब कोई प्लान है ही नहीं, सेकंड बी सी ऑप्शन ही नहीं है इसका मतलब? शेख साहब, इस मुल्क में मिरासियों और मालशियों की कमी नहीं है। इस मुल्क में नवाज शरीफ गेम इज़ ओवर, नवाज शरीफ गेम इज़ ओवर, नवाज शरीफ गेम इज़ ओवर। ये मुसद्दक मलिक क्या बेचते हैं? काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते। दवाइयों की कंपनी से आए आसफ ज़रदारी के साथ, और वहाँ से क्योंकि मिरासी पुने की पूरी आदाब वाकिफ़ हैं और मालशी होने के सारे गुण जानते हैं, तो ऐसे मालशियों और ऐसे मिरासियों को अकोमोडेट कर लिया जाता है। और वो अकोमोडेट हैं। गैरत और इज़्ज़त, और बहुत कम लोगों को इस माशरे में फ़र्क पता लग गया इज़्ज़त से जीने का और ज़िल्लत से ज़िंदा रहने का। बाज़ लोग ज़िल्लत से जी कर भी समझते हैं कि वो जी रहे हैं, बाज़ लोग इज़्ज़त की मौत को तरजीह देते हैं ज़िल्लत की ज़िंदगी में। मैं तो समझता हूँ इनका, मैं नहीं जानता ये मुसद्दक मलिक कौन है और किस भी कंपनी से आए और मिरासी पुणे से अपने आप को इन्होंने तर्जमा। लेकिन जो उन्होंने बात की है सर, उससे आपको लगता है कि ये किसी नाम पर गौर कर भी रहे हैं या फिर ये हतमी तौर पर असेंबली की तहलील की तरफ जाएंगे मामला, क्योंकि नाम तो कोई सामने नहीं आ रहा और इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि धमाका हुआ है लाहौर में। हमने ये भी देखा है कि ऑयल की स्ट्राइक अलग चल रही है, ऑयल टैंकर्स की जो आज खत्म हुई है, उधर ट्रेनों के मामलात अलग सामने हैं हमारे। यानी एक जो पूरा सर्कल ऑफ क्राइसिस है शेख रशीद साहब, उसमें धमाके भी हैं, उसमें पनामा का केस भी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भी नजर है, उसके अंदर मुल्क के जो अंदरूनी गवर्नेंस है वो भी है। तो इस पूरे सर्कल ऑफ क्राइसिस में बात इन हाउस चेंज की तरफ जा रही है या किसी और तरफ जा रही है शेख साहब? देखिए, अब तो नवाज शरीफ पर डिपेंड करता है, फैसला आना डिपेंड करता है और नवाज शरीफ पे आना डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करते हैं। मेरी ओपिनियन में तो देखें ना कि ये 25-26 लोग शहीद हुए हैं, नवाज शरीफ पे कोई फिक्र नहीं था। वो फ़ोटो खिंचाने उनका भाई गया, वो पड़ोसी मुल्क चले गए जिसकी कोई हैसियत नहीं है। टूरिज़म के लिए भी जिसकी हैसियत है वो उन्हीं के लिए, और जो वहाँ के हालात हैं, जो मामलात हैं, इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के मामलात में बेसिकली नवाज शरीफ इज़ ए टूरिस्ट मिनिस्टर। जितने दौरे उसने पाकिस्तान से बाहर किए हैं, काश मुझे कोई बताए कि किसी सरबराह ने इतने किए। सऊदी अरब गए थे, सऊदी एम्बेसडर ने कहा जनाब ये अपने मसले मसाइल में गए हों, वहाँ तो बात ही नहीं हुई कतर के मसले में, क्या इज़्ज़त रहेगी हमारे प्राइम मिनिस्टर की। सर, अल्लाह की तरफ से जब इंसान की किस्मत में ज़िल्लत और रुसवाइयाँ लिखी जाएं, जब इंसान अल्लाह की पकड़ में आ जाता है तो उसका नाम नवाज शरीफ होता है। सो ये अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं और इनको अल्लाह ही बचाए तो बचाए, बाकी कोई नहीं बचा सकता। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। शेख रशीद साहब साथ मौजूद हैं और उन्होंने कहा जी अल्लाह की पकड़ है, इस पर मजीद बातचीत भी होगी। आपने हवाला दिया है इमरान खान के केस का भी, तो इमरान खान का केस क्या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और कितना मजबूत है ये भी, और इसके साथ साथ सियासी मंजरनामे पर उठने वाले सवालात, मुस्तकबिल के मंजरनामे पर शेख रशीद साहब की ज़बानी जानेंगे बेनकाब में। मेरे साथ रहेगा अब तक।
1,26,000 पाउंड की रकम उन्होंने मान ली कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मसूक के वकील ने फरमाया है वो चारों बैंक बंद हो गए, यानी सोर्स ही बंद हो गया है जहाँ से ये एविडेंस मिलना है। इसको कहते हैं नैब का केस एसेट बियॉन्ड मींस, यानी आप मान रहे हैं कि चीज हमारी मलकियत है लेकिन उसके पैसों का आप हिसाब नहीं दे सकते। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज इंतहाई अहम शख्सियत शेख रशीद अहमद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के हैं और इसके साथ साथ मुल्क की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। शेख रशीद साहब, सर ये जो 50 बिलियन की बात आपने की थी कि 50 अरब रुपए तक की ऑफर, और फिर ये सुपर 6 की जो आपने बात की है, सर ये ऑफर हुकूमती वुज़रा की तरफ से हुई, एजेंसी यानी किस तरीके से इन लोगों को तक पहुंची थी? अगर इस बारे में कुछ आप रोशनी एलैबोरेट कर सकें। और ये 50 बिलियन तो बड़ी अमाउंट है, इसके बावजूद ये सुपर 6 नहीं बिकी या फिर इस रकम के आगे नहीं झुकी, तो ये किस चीज की निशानदेही है शेख रशीद साहब? ना सुपर 6 बिके हैं, ना इस मुल्क के अजीम 5 जजेस बिके हैं। और एक 7 बजे के एयरवाई के प्रोग्राम में एक एंकर ने अशारतन बात कही है कि एक साहब को मिलने गए, मैं उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, मुझे कमो बेश वो ठीक बात नज़र आती है। इनका ख्याल था ये पहले ख़रीदते रहे हैं जजेस को और ब्रीफ केस भेजते रहे हैं, शायद आज भी यही वक्त हो। इनको मुंह की खानी पड़ी है, और ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में बात की, इनको मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने थूका भी नहीं लोगों ने इनकी तरफ, और फैसले का इंतज़ार है। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि फ़ैसला इस मुल्क की तारीख़ लिखेगा, और इस मुल्क की तारीख़ लिखे जाने वाली है। और इसी हफ्ते आ जाए, जुमे को या अगले हफ्ते आ जाए, अब इससे ज्यादा तो देर क्या होगी। आपने एक और बात भी कोर्ट में की है सर, आपने वो लोग लिख रहे होंगे जी। आपने सर कोर्ट में एक और बात भी की, आपने कहा कि आप या तो डिस्क्वालीफाई कर दें या फिर बरी कर दें, ट्रायल की तरफ मामला ना भेजें। तो शेख साहब, ये जो आपकी तौजी या फिर लॉजिक है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आप ट्रायल से मुतमईन नहीं है क्या? ये कोर्ट आगे ट्रायल कोर्ट में मामला ये मैनिपुलेट कर देंगे, किस तरह से? आप क्या मुतमईन नहीं है इस बात से जो आपने ये वाला क्वेश्चन रेज किया कोर्ट में? इसमें ज़रा मैं आपका 1 मिनट रहूँगा जी। पिछले केस में जब नैब को बुलाया गया तो चेयरमैन नैब को कहा गया कि आप इसको रीओपन करने के लिए तैयार हैं हुदैबिया पेपर को। जब इस शख्स ने तहरीरी तौर पर कहा है कि मैं 164 का बयान मेरा दुरुस्त है, वो अपने बयान से मुनर्रफ नहीं हो रहा वज़ीर फिनांस मिनिस्टर, तो क्या आप इसको रीओपन करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करता। तो अब 7 दिन पहले या 6 दिन पहले तारड़ ने कहा कि जनाब उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं हम इसको ओपन करने लगे। एंड माइंड इट, पनामा से ज़्यादा ख़तरनाक अगर केस ओपन हो गया तो हुदैबिया पेपर होगा। इसमें नवाज शरीफ के दोनों भाई और सारा ख़ानदान आ जाएगा, इसमें सही कोई भी नहीं बचेगा। पनामा से बड़ा केस है हुदैबिया पेपर। अगर ये खुल गया और 7 दिनों में गालिबन जुमे को ये भी शायद अपील कर दें या मंडे को कर दें, और इस अपील को अगर ओपनिंग मिल गई तो मेरा तो ख्याल है नवाज शरीफ ख़ानदान टेंट फिश है, ऐसे ही कहते रहे असद और ये और वो। जिस शख्स की नसीब में आप यकीन करें अगर स्टेप डाउन होता तो शायद इतनी रसवाई ना होती। 1.5 साल से गली गली में गाली पड़ रही है, गली गली में उस पर हकारत का इजहार है, गली गली में उसको रुसवा हो रहा है, लेकिन ढीठ है कि मैं वज़ीर आज़म में जाओ, करना है जो कर लो। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि कोई आए और उसे ज़बरदस्ती निकाले और वो कहें मैं तो देखो जी मोटरवे बना रहा था, मैं तो जनाब अली ऑरेंज ट्रेन बना रहा था, मैं तो सब खाने पीने के प्रोग्राम ये कर रहे थे आम आदमी की फलाह और बहबूद और गरीब की बेहतरी के लिए उन्होंने कुछ। लेकिन नैब अगर वजह, शेख साहब आपने जो नैब के मौक़िफ़ का जिक्र किया है, तो सर आपके नज़दीक नैब जो इससे पहले पनामा हियरिंग्स हो रही थी, जब वहां पर जाकर नैब के चेयरमैन कहते हैं कि हम रीओपन नहीं करेंगे, और एक दस्तावेज भी उन्होंने पेश करी, उन्होंने 1 मिनट तो मीटिंग पेश की है, उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल के आगा या आगा नाम था उनका हवाला दिया जी कि उन्होंने कहा था क्योंकि ये केस जाया होगा वक्त इस पर, हुदैबिया केस को इसलिए नहीं खोलना चाहिए। और अब नैब कहता है कि हम 1 हफ्ते में फाइल करेंगे। JIT जिसके ऊपर नून लीग के वज़रा बड़े पूरे एतमाद थे, वो कहते थे हमें कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम पूरा एतमाद पे मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। अचानक JIT का रिपोर्ट आई और रंग बदलना शुरू हो गए, और यही हम नैब के हवाले से देख रहे हैं। ये अचानक इदारों के कारकर्दगी में तब्दीली, बेहतरी, शेख रशीद साहब इसके पीछे कौन सा फिनोमेना है? अचानक जो तब्दीली, बेहतरी आई है, जो ग्राफ इंक्रीज हो गया इनकी परफॉर्मेंस का, क्या वजह? देखें कमाल किया जी सुपर 6 ने।
जो कुछ चीज़ें देखें ना, किसको पता था कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर दिन को यहाँ काम करता है और रात को अबू धाबी में या दुबई में रात की ड्यूटी शिफ्ट लगाता है। किसको पता था जनाब अली कि ये सारे लोग जो हैं ये कामा क्या चीज़ है जी, हमारी बेइज्जती और ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कोई चीज़ नहीं है कि एट ए टाइम हमारा वज़ीर आज़म 2 जगह काम करता है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर 2 जगह काम करता है। हमने इतनी दौलत लूटी है कि हमारा जीना भी दौलत के लिए है, मरना भी दौलत के लिए है। इज़्ज़त हमें ना अजीज़ थी, ना है, ना होगी। और जो ट्विटरों का सहारा ले रहे हैं और जो मीडिया का सहारा ले रहे हैं, ये याद रखें, करोड़ों लोग शाम को टीवी देखते हैं, करोड़ों लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि नवाज शरीफ इस केस में मुलव्वस है और ये सच्चा केस है और इस केस में उसकी जान नहीं छूट सकती। इंतज़ार के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फैसला आए और कब उनकी जान छूटे और ये मुल्क बेहतरी की हालात की तरफ जाए। लेकिन इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, शेख रशीद साहब, आपकी नज़र में आज कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए हनीफ अब्बासी साहब ने जहांगीर तरीन साहब से, जो उन्होंने SECP से गालिबन निकलवाए। उस पर PTI के तर्जुमान ने कहा कि आपने SECP से डॉक्यूमेंट्स चुराए, ये तो आपको 7 साल का मुकदमा आपके खिलाफ बन जाना है। हनीफ अब्बासी साहब, जो केस आप लेकर गए हैं फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपके ऊपर 7 साल का मुकदमा बन जाना है। तो सर, जहांगीर तरीन और इमरान खान किधर खड़े हैं शेख रशीद साहब? क्या उन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा उसी तरह है जिस तरह इमरान खान पर है? कहीं नहीं खड़े और कोई खतरा नहीं है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। कहीं उनके खिलाफ, वो तो पाकिस्तान में पैसे लेके आए हैं, ये चोर ये हैं जो लेके गए। और अभी मैंने कहा हनीफ अब्बासी ने मुझे 10 अरब रुपए का नोटिस भेजा है, इनके लिए अरबों रुपए का, क्योंकि मंशियात फरोश हैं, ये एफेड्रीन का कारोबार है इनका, है जी। हीरोइन और एफेड्रीन में कितना फ़र्क है ये तो कोई केमिकल का बेहतर बता सकता है, लेकिन जो कोर्ट में एडमिट हुआ है कि 500-500 kg इन्होंने एफेड्रीन की गोलियां बनाने की बजाय स्मगल की है। और मुझे कल मैंने टीवी पे पढ़ा कि 3 अगस्त को पेश हूँ, मेरा वकील पेश होगा। और आप याद रखें, मैं अदालत में भी यही कहूँगा कि ये मंशियात फरोश है, कोई मैंने इसकी इज्जत में फ़र्क नहीं डाला। और कोर्ट में केसेस है, कोर्ट कहेगी तो वो सारे केसेस भी पेश कर दूंगा, FIR भी लगा दूंगा कि किस तरह इन्होंने एफेड्रीन को स्मगल किया और किस तरह इन्होंने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए इस कौम को मंशियात की आदत डाली। ये मंशियात फरोश किस मुंह से इमरान खान को चैलेंज कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में और अहम तरीन मामलात पर इनका नुक्ता नज़र भी और सियासी मौक़िफ़ भी इनका जान प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं। मेरे साथ रहेगा अब तक। पर ब्रेक के बाद आएंगे तो शेख रशीद साहब से मज़ीद सवालात, आगे जो आने वाला मंजरनामा है उस पर, और यकीनी तौर पर ये जजमेंट जब आएगा और इसके आने में जो फैसला जो महफूज हुआ है, आखिरकार इससे कोई नुकसान है, यानी कितनी जल्द से जल्द इस फैसले को सामने आना चाहिए कौम के, कितना ज़रूरी हो गया इस वक्त इस माहौल के अंदर, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक। £1,26,000 की रकम उन्होंने मान ली कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मसूद के वकील ने फरमाया है वो 4 बैंक बंद हो गए, यानी सोर्स ही बंद हो गया है जहाँ से ये एविडेंस मिलना है। इसको कहते हैं नैब का केस एसेट बियॉन्ड मींस, यानी आप मान रहे हैं कि चीज हमारी मलकियत है लेकिन उसके पैसों का आप हिसाब नहीं दे सकते। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब में हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं सियासी मंजरनामे पर और अहम तरीन जो फैसला महफूज हुआ है उस फैसले में क्या हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, मामला ट्रायल की तरफ जा सकता है, वो तमाम आउटकम्स हैं, लीगल आउटकम्स हैं जिनकी मुख्तलिफ क्या इंप्लीकेशन हो सकती हैं शरीफ फैमिली के लिए। शेख रशीद साहब ने अब तक प्रोग्राम में ये तो कहा है जी कि आगे मुस्तकबिल यानी पूरे खानदान के नजर नहीं आता। शेख साहब, मैं स्पेसिफिकली अगर पूछूं, क्योंकि शरीफ फैमिली में अहम किरदार आगे मरियम नवाज साहिबा का है और मरियम नवाज साहिबा को लेकर बड़ी आगे की मुस्तकबिल की बातें हो रही हैं कि शायद वो आगे आकर सर, क्या उनका मुस्तकबिल सियासी भी इस केस में खतरे में आ चुका है अब, या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ हैं खतरे में और मरियम नवाज इसमें से बच निकलेंगी? शेख साहब, 100% नवाज शरीफ साहब ने उनके कैरियर को भी भेंट चढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये बेनिफिशरी नहीं है, ट्रस्टी है। ट्रस्टी ने पहले दस्तखत किए हैं डीड पे और बेनिफिशरी बाद में करता है जी। और आप ये देखें कि कोर्ट ने आखिरी दिन भी कहा कि भाई हसैन नवाज के कागज़ ले आओ,
उनका ख्याल था ये कोर्ट वैसी कह रही है। हारिस साहब ने कहा कि जनाब ये अटारनी के दस्तखत हमारे बात के हैं कि मरियम के बेनिफिशरी के। और एजाज अफजल ने कहा कि एजाज अफजल साहब ने कहा कि वॉल्यूम 10 खोल दो। वॉल्यूम 10 खुली, उन्होंने कहा 100 फलाना सफ़ा बताएं हारिस साहब को। हारिस साहब ने देखा उसमें अटारनी ने लिखा था कि बेनिफिशरी जो है वो मरियम है। सो मरियम ने झूठ बोला। मरियम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा केस लड़ा जो कि काबिल सज़ा है और जाली डॉक्यूमेंट लगाए। और वहाँ जो बंदा कागज़ लेके आया, वकार अहमद वहाँ बैठा हुआ था विद ग्रे हेयर, मैं उसको पिछले 1-1.5 साल से देखता था। मैं कहता था ये कौन आदमी है जो आता है और कोर्ट में, और इसका पता नहीं लग रहा था ये कौन है। वो तो भला हो जस्टिस राजा सलमान का, एडवोकेट का। उसने कहा वकार साहब यहाँ हैं जी, ये बताएंगे कि ये लेके आए हैं कागज़ और कल दुबई से आए हैं ये कागज़ सारे लेके। अब मसला ये है, जल्दी का काम शैतान का होता है। इन्होंने जितनी जल्दी की, कागज़ और ख़राब हो गए, कागज़ और ख़राब हो गए, कागज़ और ख़राब हो गए, और सवा सत्यानाश हो गया। आखिर में जस्टिस अजमत सईद मेरे शहर के हैं, बड़े बावकार आदमी हैं, सर पे हाथ रख के उन्होंने कहा आपने क्या कर दिया सुलेमान, हमारा दिल बैठ रहा है कि आप अपने ही आर्गूमेंट्स के साथियों की नफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो शेख अकरम साहब थे और ये था और वो था और फलां था। यानी जजों ने कहा कि आपने केस का सत्यानाश कर दिया। अब जजों ने केस तो नहीं लड़ना जी, फाइल ने केस लड़ना है। फाइल में तो जी गए हैं केस हार। सारी दुनिया ये मान गई है कि ये चोर हैं, झूठे हैं और परले दर्जे के फ्रॉडी हैं, फ्रॉड डॉक्यूमेंट दी। सर आपने सारा अहवाल जो बताया ये सारा, सर इसमें जो झूठ बोला, ये जो लीगल हिकमत अमली इस फैमिली की रही है, जो इनके लॉयर्स की रही है, और जो ये जो फोर्स डॉक्यूमेंट सामने आए शरीफ साहब, सर ये आप समझते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को आपने करीब से देखा भी है, क्या वो किसी की कंसल्टेशन पर ये सब कर रहे हैं? जो इस्तीफा ना देने का फैसला हुआ या जिस तरह से इस केस को फाइट किया गया वो फैसला हुआ, या वो खुद ये सारे फैसले कर रहे हैं, या फैमिली में कोई और डिसीजन मेकिंग कर रहा है जो ये सारे फैसले जो उल्टे साबित हो रहे हैं, जिनकी रिजल्ट सही नहीं हो रहे इस फैमिली के लिए? ये इज द प्राइम मिनिस्टर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद पर शेख साहब अगर पूछा जाए आपसे, वो जुमला जो मैं आजकल कह रहा हूं अल्लाह की पकड़ में आ गया। और वरना देखें, सलमान भट्ट साहब को लाए, उसने कहा जी ऊँटों पे सारा सामान था। वो चला गया, शेख अकरम साहब आए, उन्होंने कहा जी ये डॉक्यूमेंट देखें जी, कतरी शहजादे का ख़त आ गया। वो गए, जनाब मखदूम साहब आ गए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड में मुझे कहने लगे शेख रशीद केस में तो है कुछ नहीं, इससे अच्छा तो मैं लड़ नहीं सकता था। उसके बाद हामिद साहब आ गए, इनके शायद अहमद के भाई, वो भी अब नहीं आए वापस। अब आ गए हैं हारिस साहब, हारिस साहब के साथ आ गए हैं राजा सुलेमान। मैं पाकिस्तान का कोई चोटी का जज तो देख नहीं रहा जो इन्होंने हायर नहीं किया, लेकिन केस में कुछ हो तो वकील कुछ करे ना। कितना, और सामने भी पढ़े लिखे जज हैं और ऑनेस्ट और दयानतदार जज हैं, और इसलिए मैं तो इनको फारिग देख रहा हूँ जी। हफ्ता ले लें, 6 दिन ले लें, 10 दिन लें। अच्छा, इसहाक डार साहब, गेम ओवर है और इनका इसहाक डार साहब के टैक्स रिटर्न सामने आए। उन्होंने 2003 से 8 का जो अरसा, 5 साल, वो कहते हैं कि वो टैक्स नॉन रेजिडेंट थे पाकिस्तान में, और इसलिए जो उनकी अर्निंग्स थी वो यूएई के एक रूलर के, वो शेख नयान के एडवाइजर थे, और उन्होंने उस बुनियाद पर 8 मिलियन पाउंड्स की बात की है। 1 अरब रुपए तकरीबन जो उन्होंने रिसीव किए हैं उस शेख से, उसकी कुछ उन्होंने खतूत भी लगा दिए थे उस अपने जवाब के साथ, जो उन्होंने तकरीबन 290-300 सफ़ात जमा कराए थे। तो इसहाक डार साहब के टैक्स रिटर्न्स, ये 5 साल बाहर रहना, 1 अरब रुपए दुबई के शेख से उनको ये पैसे मिले, सर ये बातें आपको क्या कोई कतरी खत लग रही है नया, या फिर ये सॉलिड प्रूफ है इसहाक डार साहब 1 अरब रुपए एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कमा रहे थे बाहर से, दुबई से? मुझे तो ये शक है कि किसी और के फैसले का मुझे नहीं पता। बड़ी दिलचस्प बात है, जजेस बड़े समझदार हैं। जजेस ने पूछा कि क्या ये जो आपने इतने साल गुशवारे गैब रहे, इतना बड़ा वो ले आए, छोटा सा कब्र बच्चे का जो होता है ना, 2-3 साल के बच्चे की ताबूत होता है, मैंने उसमें 100 रुपए का नोट डाला है जी, क्योंकि उसमें चंदे की जगह थी ऊपर अभी भी। मैंने कहा इनका जी नहीं भर रहा। सर ये क्या ड्रामे और फ्रॉड कर रहे हैं, क्या ड्रामे और फ्रॉड कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा क्या नैब से डॉक्यूमेंट लिए कि हाँ हमने ये डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिए इनके, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या CBR ने, FBRC ने दिए कि हमने ये दे दिए, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। यानी झूठे हो तुम परले दर्जे के।
रातों रात तुमने लाइटें जला के डॉक्यूमेंट बनाए, इस तरह को डॉक्यूमेंट बनते हैं? नहीं बन सकते इस तरह डॉक्यूमेंट। शेख साहब, फौज देख रही है पूरा सर्कल ऑफ क्राइसिस, धमाके, सिक्योरिटी चैलेंजेस, दरपेश चैलेंजेस मुल्क में और मुल्क से बाहर, सियासी क्राइसिस, ये वजीर आजम का मामला लटका हुआ। आपकी नजर में ये तो नहीं एग्जैक्टली क्या सोच होगी वहां पर, लेकिन आपका गुमान क्या है, क्या सोच रहे होंगे इस पर, क्या इस पर चल रहा होगा जहन में? ये पूरा जो सर्कल ऑफ क्राइसिस बन चुका है, पेट्रोल नहीं है, ट्रेनें बंद, हड़तालें, ये धमाका, ये सब कुछ, और ये ऊपर से एक अजीब सी कैफियत जिसमें सब मुल्क स्टिल हुआ हुआ है, स्टैंड स्टिल हुआ हुआ है। सब लोगों को फैसले का इंतजार नहीं। ये घड़ी दो घड़ी की बात है। जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया है या शाम गया है। मेरा दिल कह रहा है कि ये डिस्क्वालीफाई भी होंगे और ट्रायल भी होंगे। आगे अल्लाह को पता है। अगर हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि हमारी जान नहीं छूट रही तो मैं कर कुछ नहीं सकता। मेरी सोचों में तो मैं इनको फारग किए बैठा हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर, और मैं मुंतज़िर हूँ कि कब इनका फ़ैसला आए और इस मुल्क में कोई सच्चाई की तरफ कदम बढ़ें। अगर इस मुल्क की तबाही और बर्बादी होनी है तो जितनी इन्होंने कर दी है इससे ज़्यादा कोई और नहीं कर सकता। शेख साहब, पीपल्स पार्टी यानी जो दूसरे अहम फरीक आसिफ जरदारी साहब हैं, यानी नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट भी पिछले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर और दीगर हवाले से, और सिंध में इकदाम भी नैब के खिलाफ और इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, उनके भी कुछ इकामा कुछ लोगों के सामने आ गए हैं, और ख़ुद जरदारी साहब आगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा? यानी नवाज शरीफ साहब के बाद क्या मामला रुकेगा? यहाँ पर एहतसाब का मामला आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो कोई नाम और है, पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, किसी जमात की तरफ जाएगा, किधर जाएगा मामला? देखें, अभी तो नवाज शरीफ द्वारका का मेन केस है जी। अगर नवाज शरीफ पंगा लेगा तो फिर सारों को घेरे में डलवाएगा, और उसका सोच भी यही है कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे साथ ये सारे, मैं तो डूबा हूँ सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सो ये दूसरों को भी ले डूबने के चालों में है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जा रहा है। बाकियों का मुझे पता नहीं कि ट्रायल होता है कोई या नहीं होता। नवाज शरीफ का ट्रायल हो गया, अगर फिर किसी और का ट्रायल हुआ तो मैं उसके बारे में अपनी राय दे सकता हूं। कोई ऐसा ईमानदार, क्योंकि आप नून लीग में ऊपर की सतह पर जो लीडरशिप है उसमें आपने ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल हैं, 4-5 ना शाहिद हकान अब्बासी का नाम आता है, चौधरी सर, कोई ऐसा जो आप समझते हैं कि इस काबिल भी है कि वो मुल्क की वज़ारत उज़्मा संभाल सके और ईमानदार भी है? कोई ऐसा है सफ़ों में जो आपकी नज़र में ऐसा है जो संभाल सके आगे नवाज शरीफ साहब की जगह? देखिए, मैं तो शायद खाकान को इसलिए समझ रहा हूँ कि LNG में ये पार्टनर हैं जो चोरी की है इन्होंने। अच्छा। ख्वाजा आसिफ जो है वो शाम की अपनी महफिलों में ये कहता है कि नवाज शरीफ ने इस दफ़ा कोई नहीं बनाया, सारा हमजा और शहबाज ने बनाया, और वो कहता है कि मेरी वजारत में बड़ी मुदाखलत की है, जितनी लूट मार की है इन्होंने की है। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों को, मीडिया सेंटर्स को, मीडिया मालकान को वो कहता है कि नवाज शरीफ बेगुनाह है, शहबाज शरीफ है जिसने सब कुछ किया है, हमजा है जिसने सब कुछ किया है। अच्छा। वल्लाह अल्लाह बिस्सवाब, अल्लाह को पता है। क्योंकि लेकिन LNG का केस मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा, नवाज शरीफ साहब का फैसला हो जाए, ये हमारे लोगों की गर्दन। अच्छा, आप LNG का केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं? पीपल विल लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। और सर, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, ये कल एक गैलप सर्वे हुआ है, उसमें सवाल पूछा उन्होंने कहा जी अगर शहबाज शरीफ साहब रिप्लेसमेंट है नवाज शरीफ साहब की, तो गैलप का सर्वे तो खैर खुद एक सवाल है उसके ऊपर, लेकिन वो कहते हैं जी 59% लोग कहते हैं कि हाँ शहबाज शरीफ इज रिप्लेसमेंट ऑफ नवाज शरीफ। सर, लाहौर में कुछ बैनर्स भी आवेजा हुए पिछले दिनों के नवाज मियाँ साहब जाने दो, शहबाज शरीफ को आने दो। तो शेख साहब, शहबाज शरीफ साहब वो किरदार अदा कर सकते हैं नवाज शरीफ की जगह? उनके आपस के खानदानी ताल्लुकात, आपसी ताल्लुकात, वो किस तरह के नजर आ रहे हैं? अगर 99% भी लोग कहें शहबाज को आने दो, वो कभी नहीं आने देगा। अच्छा। कभी नहीं आने देगा निसार को, इसहाक डार को। वो चिढ़ चुका है, वो किसी नथु खैरे को बना देगा, इनको नहीं बनाएगा। और उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि खुल के बाहर आएँ और खुल के मुकाबला करें और खुल के कहें कि यस हम मुकाबला करते हैं। और ये धोखा उन्होंने, मुशर्रफ ने भी खाया था। उसका ख्याल था कि निसार जो है बड़ा बेहतर रोल प्ले कर, सॉरी कह रहा हूँ, शहबाज बड़ा बेहतर रोल प्ले करेगा। मैं उस वक्त भी समझाता था कि उसमें जुर्रत नहीं है कि बड़े भाई के खिलाफ बगावत करे, और अब भी मैं यही कहता हूँ, ना उसमें जुर्रत है, ना वो कर सकेगा, ना नवाज शरीफ की वो गुड बुक में है। मैं पिछले 1 हफ्ते से कह रहा हूँ ये तीनों लोग नवाज शरीफ की गुड बुक में नहीं है, और ये मेरी बात को लिख रखें, ना निसार, ना डार, ना शहबाज। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इस वक्त अहम तरीन सियासी मामलात पर मुस्तकबिल के मंजर और इस वक्त हाल में जो हो रहा है
और इस केस में भी अहम फरीक शेख रशीद साहब रहे हैं इस पर, क्योंकि पेटिशनर भी हैं। तो आगे मुस्तकबिल क्या, और जो इन्होंने कोर्ट में मामला बताया 50 अरब का मामला, और इसके साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जब इन्होंने कहा जी कि डिस्क्वालीफाई कर दें, ट्रायल ना भेजें, बरी कर दें या डिस्क्वालीफाई कर दें, और इसके साथ साथ हुदैबिया केस पर भी प्रोग्राम में बात करी है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट ऑन आवर फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर पेज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सैफान खान को प्रोग्राम से जा दीजिएगा। देखते रहिएगा अब तक।